कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। 47,480 टोटल केस आज अभी तक हो चुके हैं और 2400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ऐसी बात कही जिस पर मुझे थोड़ी हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि हमें स्वदेशी पर ध्यान देना चाहिए। इस समय स्वदेशी पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और विदेश की चीज़ों को एक तरह से नकार देना चाहिए, उनका बहिष्कार कर देना है और स्वदेशी पर ज़्यादा ध्यान देना है। 100% 100% एफडीआई लागू करने वाले मोदी जी और नोटबंदी करके जो छोटे व्यापारी हैं उन सब का व्यापार चौपट किया मोदी जी ने। उस और रही बची कसर, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, उसको उन्होंने पहले ही जीएसटी से बिल्कुल बर्बाद कर दिया छोटे व्यापारियों को। और उसके बाद कह रहे हैं कि अब स्वदेशी अपनाने की ज़रूरत है, लोकल मार्केट को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, लोकल चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। आप किस आधार पर ऐसा कह सकते हैं? लोकल व्यापारियों को आप पहले ही बर्बाद कर चुके हैं, उसके बाद किस आधार पर आप कह रहे हैं कि लोकल को आप बढ़ावा देना चाहते हैं? तो कैसे हैं आप लोग? 1 बज गया है और मैं आ गया हूँ नीचे अपने ऑफिस में एक नए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। यही चेयर है, यहीं पर मैं बैठ के अपने सारे अभी तक के सारे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं सकते। और आपको देख रहे होंगे बाल भी मैंने खुद ही काट लिए घर पर क्योंकि लॉकडाउन है और दुकानें सारी बंद हैं। तो मैंने खुद अब कैंची से अपने हाथ से काट लिए, तो कुछ अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घर पर ही रहना है अभी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा और इस वीडियो में हम कुछ ज़्यादा डीपली बात नहीं करने वाले हैं। तो जिन लोगों को सम्राट अशोक के बारे में पता है, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ रखा है, तो ये वीडियो देखकर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको सम्राट अशोक के बारे में उन्होंने सिर्फ सुना है कि सम्राट अशोक कोई थे, जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते उनके बारे में, जो कुछ बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो उनके बारे में मैं कुछ बेसिक नॉलेज, जो बेसिक है, ये सम्राट अशोक के बारे में एक सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा। उनके लिए मैं पूरे 5 या 10 वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें उनकी एक एक चीज, जो उनके शासनकाल था, मौर्य वंश था, किस तरह से वे शासन करते थे, उनके शासनकाल में क्या क्या अच्छाइयाँ थी और बुराइयाँ तो शायद कोई थी नहीं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसका ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें बिल्कुल बेसिक नॉलेज में उनके बारे में आपको बताऊंगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप पूरा देखिए। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के एक महान सम्राट थे। तो मौर्य वंश के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मौर्य वंश के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। सम्राट अशोक से पहले किन किन सम्राटों ने शासन किया और उनके बाद किन किन सम्राटों ने शासन किया, मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक था इसके बारे में, और उनका शासनकाल कैसा था इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक के बारे में बेसिक नॉलेज के लिए है, तो आप इसमें सिर्फ सम्राट अशोक के बारे में सुने। सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया था। अखंड भारत में आप नेपाल, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, ये सब देश सम्मिलित थे अखंड भारत में। सम्राट अशोक पूरे विश्व में, जो जितने भी पूरे विश्व में सम्राट थे, राजा महाराजा जो भी कुछ थे, पूरे विश्व में सम्राट अशोक उनमें टॉप पर थे, मतलब शीर्ष स्थान उनका हमेशा ही रहा था। और भारत में तो वे सबसे शक्तिशाली और महान सम्राट थे ही। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवा नाम प्रिय
सम्राट अशोक था और हम उन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहते हैं। तो सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक क्यों कहा जाता है? अगर आप लोगों को यह नहीं पता तो आपको यह पता होना जरूरी है। तो आप तो सुनिए और ध्यान से सुनिए कि उनको चक्रवर्ती क्यों कहा जाता था। पूरे भारतवर्ष में आज तक जितने भी सम्राट, राजा, महाराजा या जो कुछ भी रहे हों, किसी को भी आज तक पूरे भारतवर्ष में चक्रवर्ती नहीं कहा गया। किसी भी सम्राट को चक्रवर्ती नहीं कहा गया। सम्राट अशोक एक मात्र ऐसे सम्राट हैं जिनको चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा गया। तो क्यों कहा गया चक्रवर्ती? चक्रवर्ती का आप मतलब पहले समझ लीजिए। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है सम्राटों का सम्राट, मतलब जो भी सम्राट है उनका भी सम्राट, उसे कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। तो इनको सम्राट अशोक को क्यों कहते थे? एक तरफ जहां सम्राट अशोक ने अपने पूरे जीवन में जितने भी युद्ध लड़े उनमें किसी एक में भी उनकी हार नहीं हुई। उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े हर युद्ध को जीता। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 23 विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया अपने शासनकाल में। 23 विश्वविद्यालय मतलब 23 यूनिवर्सिटीज बनवाई जिनमें पूरी दुनिया के छात्र यहाँ भारत में शिक्षा के लिए आते थे। तो एक तरफ उनका एक भी युद्ध ना हारना और एक तरफ शिक्षा पर पूरा जोर देना, तो यही सब उन्हें सम्राटों का सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक बनाता है। और यह स्थान मतलब चक्रवर्ती सम्राट का स्थान पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक को ही प्राप्त हुआ है। सम्राट अशोक को उनका जो विस्तृत साम्राज्य था, जो पूरा अखंड भारत था, उससे ज्यादा उनको उनके कुशल प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। उन्होंने संपूर्ण एशिया के साथ साथ सभी महाद्वीपों में बौद्ध धर्म का जोरदार प्रचार प्रसार करवाया और उनके द्वारा बनवाए गए स्तंभ, शिलालेख आज भी मौजूद हैं। जो तथागत बुद्ध का धम्म है और उनके जो अनुयायी हैं या वे लोग जो तथागत बुद्ध के धम्म की प्रैक्टिस करते हैं, तो उन लोगों में आपको सत्यता, अहिंसा और भाईचारा, प्रेम, यह अन्य लोगों की अपेक्षा आपको इन लोगों में देखने को ज्यादा मिलेगा। इसी तरह सम्राट अशोक ने जब तथागत बुद्ध की वे मानवतावादी शिक्षाओं से प्रेरित हुए और उसके बाद उनके हृदय में जो परिवर्तन हुआ, जो बदलाव आया, उसके बाद सम्राट अशोक भी प्रेम, सत्य, अहिंसा के सच्चे समर्थक बन गए। और सम्राट अशोक को आज भी हम एक ऐसे सम्राट के लिए याद करते हैं जो एक बहुत परोपकारी और लोगों का कल्याण करने वाले थे। आपको पता होगा कलिंग का जो युद्ध हुआ तो उसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया और 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। सम्राट अशोक ने जब ये दृश्य देखा अपनी आंखों से तो उनका दिल बहुत द्रवित हो गया, मतलब बिल्कुल दुखी हो गए वो यह दृश्य देखकर कि लाखों लोगों की हत्याएं हुई हैं और इससे हमें क्या मिला। तो जब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा तो उसके बाद वे पूरी तरह से उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद वे जीवन में या इस युद्ध के बाद जीवन में वे कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन तथागत बुद्ध के धम्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। हालांकि सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध के कई महीनों पहले वे तथागत बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रेरित हो चुके थे, लेकिन इस युद्ध के बाद तो उनके हृदय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, जिसके बाद उन्होंने सारी युद्ध क्रियाओं को हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपना पूरा बाकी का जीवन तथागत बुद्ध के प्रचार प्रसार में लगा दिया। सम्राट अशोक ने जो तथागत बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाएं थी उनका प्रचार प्रसार करने के लिए कई स्तंभों और शिलालेखों का निर्माण कराया, जिनमें उन्होंने लुम्बिनी में जहां तथागत बुद्ध की जन्मस्थली है, लुम्बिनी नेपाल, वहां पर माया देवी मंदिर के पास, फिर सारनाथ में और फिर महाबोधि टेम्पल है जो बोध गया में, वहां पर, उसके बाद कुशीनगर में जहां तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, और उसके बाद श्रीलंका, चीन, ऐसे कई देशों में उन्होंने अशोक स्तंभ और शिलालेखों का निर्माण कराया तथागत बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो सम्राट अशोक ने 23 यूनिवर्सिटी
या 23 विश्वविद्यालयों का जो उन्हें निर्माण कराया था अपने शासनकाल में, उनमें उनमें से कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटी, कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, आपने शायद सुने भी होंगे। उनमें है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमाशील और कंधार। तो ये यूनिवर्सिटी कुछ प्रमुख थी और टोटल 23 थी, 23 विश्वविद्यालय थे और यहाँ पर पूरी दुनिया के छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आते थे। तो जो कलिंग युद्ध हुआ और उस युद्ध में लाखों लोगों की हत्या हो गई, तो जब सम्राट अशोक ने ये दृश्य देखा, आपको पता है उनका हृदय पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। उन्होंने जीवन में कभी भी दोबारा कोई भी युद्ध क्रिया में भाग ना लेने की प्रतिज्ञा कर ली और अब बाकी के जीवन बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की प्रतिज्ञा की। तो जब उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया तो उनकी पहली जो यात्रा थी वह बोध गया के लिए थी। वे सबसे पहले इस युद्ध के बाद सबसे पहले बोध गया गए। बोध गया को आप अच्छे से जानते होंगे, बोध गया बिहार में है, जहां पर महाबोधि टेम्पल बना हुआ है और बोधि वृक्ष है, जहां पर जिसके नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं से उनके आध्यात्मिक जीवन और धम्म विजय की युद्ध का प्रारंभ हुआ और इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की पूर्ण रूप से दीक्षा ले ली और बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। इस यात्रा के बाद वे उनकी दूसरी यात्रा लुम्बिनी के लिए थी। वे लुम्बिनी गए, लुम्बिनी जहां तथागत बुद्ध की जन्मस्थली है नेपाल में। अपनी लुम्बिनी यात्रा के दौरान जो लुम्बिनी गांव था, जो उनके साम्राज्य का एक हिस्सा था, उसको कर मुक्त कर दिया। लुम्बिनी गांव को, मतलब लुम्बिनी गांव को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। उस गांव के लोगों को अब कोई भी कर नहीं देना था आगे के लिए। इस वीडियो में सम्राट अशोक से जुड़ी कुछ बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। जो मोटी मोटी बातें हैं उनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है। आप इस वीडियो को पार्ट 1 समझ सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, उनका शासनकाल कैसा था, लोग किस तरह से रहते थे, कितनी खुशहाली थी, क्या था, तो इसके बारे में आगे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आपको पता होगा मौर्य साम्राज्य के दौरान ही भारत सोने की चिड़िया था। तो मौर्य साम्राज्य के दौरान कैसा था भारत, और सम्राट अशोक से पहले, सम्राट अशोक के बाद किन किन शासकों ने मौर्य साम्राज्य के और किन किन सम्राटों ने इस पर शासन किया, भारतवर्ष पर, अखंड भारत पर शासन किया, और कैसा था उनका शासन मौर्य साम्राज्य का और उनके आगे आने वाले शासकों का जो सम्राट अशोक के बाद शासन किया, और कैसे इसका अंत हुआ मौर्य साम्राज्य का। तो इसके लिए मैं आगे 2-3 वीडियो और बनाऊंगा, तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे ही 5 वीडियो मैं बनाने की सोच रहा हूँ, तो आप 5 वीडियो देखना। हम लोग हमेशा कहते हैं कि सम्राट अशोक का भारत हम करेंगे निर्माण। तो ऐसा क्यों कहते हैं? सम्राट अशोक के भारत में ऐसा क्या खास था, आपको आगे आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। जिन लोगों को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी नहीं है, वे आगे आने वाली वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो में जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही होगी वो ऑडियो की है। ऑडियो में माइक मेरा पूरी तरह से ख़राब हो गया है और लॉकडाउन चल रहा है, तो माइक मैं नया नहीं ले पा रहा हूँ और कहीं भी मिल भी नहीं रहा है। अभी कोई भी जो ऑनलाइन वेबसाइटें हैं वो डिलीवरी नहीं कर रही हैं, आपको पता है। तो थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए वीडियो की क्वालिटी के साथ। आगे जो आने वाली वीडियो है, जैसे ही मुझे माइक मिल जाएगा, उसमें ऑडियो का मैं खास ध्यान रखूँगा। एक सब्सक्राइबर है मेरे जिन्होंने कमेंट किया था कि भाई वीडियो तो ठीक है लेकिन ऑडियो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ऑडियो में काफ़ी नॉइस आ रहा है बैकग्राउंड का, तो उसका मैं पूरा ध्यान रखूँगा आगे से। लेकिन अभी थोड़ा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं ऑडियो का पूरा ध्यान रखूँगा आपके लिए ख़ास तौर पर। तो तब तक के लिए आप इसी ऑडियो से काम चला लीजिए, क्योंकि अभी तो माइक में नहीं ले पाऊँगा, लॉकडाउन के बाद ही कुछ कर पाऊँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।